मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरेगा। थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाऊंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा। इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे पर हमारी खानदानी परंपरा यही है, इसे अपनी परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाती रहती थी, परंतु मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा विचार है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना समय बर्बाद करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो। एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेकार की बातें नहीं सुननी। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन पैसों से कॉलेज के बाहर चाय की दुकान लगा लो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सी दुकानें खड़ी हो गई हैं। भला मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर। पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लेने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 ही चाय बिकी है। बस 20 चाय बिकी है, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, पर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा भला बर्तन बनाने का काम कर रहा था, पर तुम्हें वो रास नहीं आया। पापा, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। पापा, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, पर तू ये क्या बना लाया। पापा, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीज से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रख कर चला जाता है। तभी एक व्यक्ति चाय पीने आता है। अरे भैया, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के बर्तन में देना। भाई साहब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, ये तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही सुंदर कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस व्यक्ति की जिद की वजह से उसे इडली के आकार के कप में चाय देता है। उसे वो इडली के आकार के कप की चाय बहुत ही अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को बताता है। सभी इडली के चाय की इच्छा लेकर उसकी दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली के कप में चाय पीना चाहते थे जो चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार के कप बनाऊंगा और उसी में सबको चाय बना कर दूंगा। इससे मेरा व्यापार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह,
इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, इडली वाले आकार के चाय के कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय के व्यापार में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उस चाय को पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय। पूनम जैसे ही उस इडली के कप वाली चाय पीती है तो उसका स्वाद उसको अलग ही लगता है और वो बहुत खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी अच्छी चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अरे अब ये इडली चाय है तो उसका स्वाद तो उम्दा होगा ही ना। इसमें एक इडली की अलग ही महक आती है और इसको पीकर ऐसा लगता है जैसे आप इसके साथ इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इस इडली वाली चाय को ज्यादा पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? पर मैं चिंता ना करो, जितना भी लाभ होगा वो सारा तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम कर लो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में रख कर बेचो। नहीं साहब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए लाभ से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता, पर मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय हर किसी के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे मन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया। पर तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय का व्यापार यूं ही चलता रहे और तुम्हें लोगों की यूं ही दुआएं मिलती रहें। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। अब उसकी न्यूज़ यूट्यूब और न्यूज़ चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था। भीखू एक छोटे से परिवार से था जिसमें उसकी पत्नी मधु और बेटी मीरा थी। दिन ब दिन आपकी आमदनी कम होती जा रही है। आपको ये चाट का व्यापार छोड़कर कोई काम काज करना चाहिए। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। तुम तो जानती हो कि मैं बरसों से ये चाट का ठेला लगा रहा हूँ। अब अगर ये ठेला चल नहीं रहा तो मैं इसे बंद थोड़े ना कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग मेरे ठेले पर भी चाट खाने आएंगे। हाँ हाँ, जब से तुम्हारे ठेले के बगल में उस रमणीक ने चाट का ठेला लगाया है, सारे लोग उसी के ठेले पर भीड़ जमाए खड़े रहते हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे सामान से अच्छी स्वादिष्ट चाट बनाता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ? कुछ भी करो और घर में पैसे ला कर दो, वरना मैं मीरा को लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ भूखे नहीं मरना। अरे ऐसा मत बोलो, मैं आज जरूर पैसे लेकर आऊंगा। भीखू ने अपना सामान उठाया और अपने ठेले के लिए निकल गया। रास्ते में वो सब्जी मंडी में रुका। अरे भैया, मुझे 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना, सब अच्छे देना। अरे भाई, तुम्हारा तो चाट का ठेला है ना, तो अच्छे अच्छे आलू प्याज क्यों खरीदते हो? तुम्हें तो सड़े गले आलू प्याज भी चलेंगे। वो तो मैं तुम्हें कम दामों में बेच सकता हूँ, सोच लो। नहीं नहीं, ये चाट का ठेला मेरी रोजी रोटी है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता। तुम तो मुझे अच्छे अच्छे आलू और प्याज ही दो। ठीक है। तभी वहां रमणीक भी आया। मुझे 3 किलो आलू और 3 किलो प्याज देना। अच्छे वाले? नहीं नहीं, सस्ते वाले। मुझे कौन सा खुद खाना है। अरे भाई, लेकिन तुम अपने ग्राहक को तो यही खिलाओगे ना?
ये अच्छी बात नहीं है। अरे क्या अच्छा क्या बुरा, ये तुम मुझे मत सिखाओ। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। तुम अपने ठेले पर अच्छे वाले आलू प्याज से चाट बनाओ और खुद ही खाओ। वैसे भी तुम्हारे ठेले पर आता ही कौन है? भीखू का मुंह छोटा हो गया और वो वहां से चल पड़ा। भीखू के बगल में ही रमणीक अपना चाट का ठेला लगाता था। रमणीक का चाट का ठेला खुलते ही वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और भीखू के ठेले पर कोई भी नहीं आता। आइए आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए, समोसा चाट, आलू चाट, पापड़ी चाट, दही चाट। भीखू जोर जोर से आवाज लगाया करता था, फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं जाता था और वहीं रमणीक के ठेले पर भीड़ लगी रहती। अरे पहले मुझे दो। अरे नहीं, पहले मैं आया था, मुझे दो। सबको देता हूँ, झगड़ा मत करो। अपने ठेले का यह हाल देखकर भीखू परेशान था। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं आ रहे। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भीखू देर रात तक ठेले पर खड़ा रहा, पर आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई। वो उदास घर लौटा। आज भी बिक्री नहीं हुई है लगता है। हाँ, आज भी सारी भीड़ रमणीक के ठेले पर ही थी। तुम्हें अपना चाट का ठेला बंद कर देना चाहिए। अब तो घर में राशन भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। यही बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो, अब तक कुछ नहीं बदला। अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी मीरा के साथ। लेकिन मुझे कुछ दिन तो दो। घर में बस 1 टक अनाज है। अगर तुम कल तक पैसे लेकर आए तो अच्छी बात है, वरना अकेले रहना इस घर में। मैं अपनी बेटी को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मेरे पिताजी हम दोनों को पाल लेंगे। ठीक है। एक ओर भीखू ठेले पर चाट न बिकने की वजह से परेशान था और दूसरी ओर पत्नी उसकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही थी। अगले दिन भीखू ने रोज की तरह चाट की तैयारी की और अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे आलू वाले ने आवाज लगाई। अरे भैया, आज आलू प्याज नहीं चाहिए? नहीं भैया, कल का ही आलू प्याज पड़ा है। ठीक है। भीखू अपने ठेले पर पहुंचा और रोज की तरह उसने ठेला लगा दिया। बगल में रमणीक ने भी अपना ठेला लगा दिया और रमणीक के ठेले पर भीड़ आने लगी थी। स्वादिष्ट चाट ले लो, आलू चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, दही चाट, आ जाओ आ जाओ। उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं। आज अगर मैं घर पे पैसे नहीं ले गया तो घर में खाने को कुछ नहीं बचेगा और मधु मीरा को लेकर मायके चली जाएगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसी वक्त भीखू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं अम्मा, हालत ही कुछ ऐसी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अच्छे सामान लाता हूं, फिर भी ग्राहक उस रमणीक के ठेले से ही चाट खाते हैं। मेरे परिवार की तो भूख मरने की नौबत आ गई है। तो उदास मत हो। ये ले, ये जादुई मसाला है। जैसे ही तू इसे अपनी चाट में मिलाएगा तो ग्राहक खींचे चले आएंगे और तेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा बेटा। जैसे ही भीखू ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो जादुई मसाला लिया, वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरे ये कहाँ गई? अम्मा, अम्मा! भीखू बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा पर वो गायब हो चुकी थी। वो औरत कौन थी और कहाँ गई अचानक? क्या ये मसाला सच में जादुई है? भीखू ने मसाले का डिब्बा खोला और थोड़ा सा जादुई चाट मसाला अपने आलू में मिलाया और उसका ऐसा करते ही सारी भीड़ उसके ठेले पर खींची चली आई। मुझे एक दही चाट। मुझे आलू चाट। मुझे तीखी पापड़ी चाट। अभी देता हूँ। भीखू ग्राहकों को चाट बनाते देता गया और ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे।
वो एक को चाट देता तो दूसरा आ जाता। आज पहली बार भीखू के पास इतने सारे पैसे थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चाट खत्म हो गई और वहाँ रमणीक के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। रमणीक गुस्से से भीखू की ओर देख रहा था। भीखू ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर लौट गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। इतने सारे पैसे। और ये ले गुड़िया तेरी चॉकलेट। माँ देखो, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं, मेरे प्यारे पापा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ठेले से कमा कर लाया हूँ। भीखू ने मधु को जादुई चाट मसाले के बारे में बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब से कभी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जादुई मसाला खत्म हो गया तो? इसका भी उपाय है मेरे पास। भीखू एक मसाले की बोरी ले आया और उसने वो जादुई मसाला उस बोरी में पलट दिया और पूरी बोरी चमकने लगी। बाप रे! अब ये सारा मसाला जादुई मसाला है। इस तरह हम हमेशा जादुई मसाला बनाते रहेंगे और इतने सारे पैसे रोज कमाएंगे। अगले दिन से भीखू खुशी खुशी अपना ठेला खोलने लगा, क्योंकि ठेला खोलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। भीखू बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रमणीक ने अपना ठेला वहाँ से हटा दिया। अब उस इलाके में बस भीखू का ही चाट का ठेला था, जहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। और ये कमाल था जादुई चाट मसाले का।